दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है और हम लोग आज ऑस्ट्रेलिया का पार्ट 2 देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के पार्ट 2 में हम लोग रिलीफ फीचर्स की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग इस फिगर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बना लीजिएगा। और इसमें मैंने सिर्फ उन्हीं-उन्हीं पॉइंट्स को हाइलाइट किया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग एटलस में मैप देखते हैं, किताब में देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें दी होती हैं। हर चीज़ को हम अपने एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है उस समय जब हमको बनाना पड़ता है तो हम हर चीज को नहीं वहां पे लिख सकते हैं, क्योंकि समय भी कम होता है और हमारा मैप कभी कभी इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि वो देखने में अच्छा भी नहीं लगता। तो इसलिए हम सिर्फ अगर उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस फिगर में मैंने सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस किया है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। जिनको अगर हमने मिस कर दिया तो वो सही नहीं रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस फिगर में, तो इसको आप फिगर को बना लीजिएगा। कहीं कहीं पे मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, सिर्फ कैपिटल लेटर्स में। तो उसको शॉर्ट में लिखने का रीजन ये है कि चूंकि नाम ये बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े शब्दावलियां हैं, टर्म्स हैं, तो उसको यहाँ लिखना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो उन सब का मतलब जब अभी हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे तो हम लोग जान जाएंगे। तो फिलहाल इसको आप लोग बाद में बना लीजिएगा अच्छे से। और बाकी जब हम लोग इसको पढ़ रहे हैं तो रफली आप नोट करते रहिए इन चीज़ों को या कहीं बना लीजिए। और जब पूरी ये क्लास खत्म हो जाएगी तो एक वाइट पेपर लेके इसी तरीके से एक अच्छा सा मैप आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रिलीफ फीचर्स। जब भी हम लोग किसी भी कॉन्टिनेंट की स्टडी करते हैं तो कॉन्टिनेंट की स्टडी में हम लोग बहुत ही क्रम से चल रहे हैं। पहला जो हम चैप्टर में जो हम लोग पहला टॉपिक पढ़ते हैं वो होता है उसका लोकेशन, उसका एक्सटेंशन कैसा है। तो हम लोगों ने पार्ट 1 में ऑस्ट्रेलिया का पूरा लोकेशन को समझा, उसका अक्षांशीय, ये जो अक्षांशीय विस्तार है और देशांतरी विस्तार देखा। आपको याद होगा हम लोगों ने 10 डिग्री 20 मिनट से 43 डिग्री 20 मिनट, 112 डिग्री से लगभग 153 डिग्री तक का देशांतरी विस्तार, ये सब हम लोगों ने कैसे निकाला जाता है, कैसे उसको पढ़ा जाता है, ये सब हम लोगों ने समझा था। और इसके बाद हम लोगों ने उसमें इसकी जो अलग अलग प्रोविंसेस हैं, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया, इन सबको देखा। इंपॉर्टेंट शहरों को देखा, डार्विन, पर्थ, एडिलेड, मेलबर्न, ये सब। तो ये बेसिक स्टडी हम लोगों ने कर ली। एक बेसिक तौर पे हम लोग ऑस्ट्रेलिया से परिचित हो गए। अब इस पार्ट 2 में हम लोग ऑस्ट्रेलिया का जो रिलीफ फीचर्स है, ऑस्ट्रेलिया में कैसा उच्चावच है, कहाँ पर्वत है, कहाँ पठार है, कहाँ मैदान है, कहाँ तटीय क्षेत्र है, कहाँ पर रेगिस्तान है, इन चीजों की स्टडी करेंगे। और इसी में नहीं, जब हम लोग किसी भी कॉन्टिनेंट की स्टडी करते हैं तो हमारा लोकेशन और एक्सटेंशन के बाद सेकंड जो टॉपिक होता है वो उसका रिलीफ फीचर ही होता है। फिर हम लोग ड्रेनेज, क्लाइमेट, वेजिटेशन, सॉइल, इन चीज़ों की स्टडी करते हैं। तो चलिए ऑस्ट्रेलिया की रिलीफ फीचर में सबसे पहले तो इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा। दो पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके मास्टर्स में और ग्रेजुएशन में, दोनों में कभी ना कभी रीजनल स्टडी आपको करनी पड़ती है। जैसे हम लोगों ने इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हम लोग ग्रेजुएशन के पार्ट 2 में, चूंकि यहाँ का सिलेबस काफ़ी अच्छा होता है, तो ग्रेजुएशन के पार्ट 2 में ही हम लोग पूरे कॉन्टिनेंट की स्टडी कर चुके हैं। जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, अफ्रीका को छोड़ के, अफ्रीका को नहीं रखा गया था, बाकी थोड़ा कुछ पार्ट्स अफ्रीका के भी हम लोग पढ़े थे, लेकिन मेनली हम लोग जो सारे के सारे हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उन सब की रीजनल स्टडी हम लोगों ने ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में की हुई है। और उसके बाद मास्टर्स के भी हर सेमेस्टर में एक एक कॉन्टिनेंट या उस कॉन्टिनेंट का कोई पार्ट हम लोग को दिया जाता है पढ़ने के लिए। तो ये आपका ग्रेजुएशन और मास्टर्स में हेल्प करेगा। और वहां से क्वेश्चन सिंपल आते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया के रिलीफ फीचर्स के बारे में बताइए, ऑस्ट्रेलिया का उच्चावच कैसा है उसके बारे में बताइए। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन। और अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे भी कि क्वेश्चंस की हेडलाइंस क्या होंगी आपके, कैसे आप लिखेंगे इस क्वेश्चन को। और दूसरा, इसमें नॉर्मली आपको कहीं पर किसी कंपटीशन एग्जाम में या कहीं पर भी एज अ जियोग्राफी स्टूडेंट आपको एक पता भी होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा रिलीफ फीचर है। तो ये दो तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से
वो तो कहीं से भी आ जाते हैं कि किसी डिजर्ट के बारे में बताइए, किसी चोटी के बारे में बताइए यहाँ के। लेकिन दूसरा जो इसका एस्पेक्ट है वो आपके जो एकेडमिक्स हैं, मास्टर्स और ग्रेजुएशन के एग्जाम्स में, वहां पे यहाँ से काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग एक लंबा लॉन्ग आंसर इस पे कैसे लिखा जाए उसी को लेके चलेंगे, और उसी को पढ़ने के दौरान हम लोग जो इसकी जीएस वाली चीजें होंगी उसको भी जान जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ हेडलाइंस नोट की हुई हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर ये क्वेश्चन आता है, सिंपल क्वेश्चन, कि ऑस्ट्रेलिया के रिलीफ फीचर्स पर आप एक चर्चा कीजिए, ऑस्ट्रेलिया के रिलीफ फीचर पर डिस्कशन कीजिए, या एक निबंध लिखिए, इस टाइप का क्वेश्चन का फॉर्म कुछ भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि लैंग्वेज चेंज हो जाती है और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हमको अगर कहीं पर रिलीफ की बात हो रही है तो हमको इन्हीं चीजों के बारे में बताना है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन मान लीजिए आ गया। अब आप उसको लिखेंगे कैसे? तो इसमें लिखने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले तो स्टूडेंट इसको बुक से रटने का प्रयास करते हैं। रीजनल ज्योग्राफी बुक से पढ़ने वाली चीज नहीं है। रीजनल ज्योग्राफी की बहुत सारी बुक्स आती हैं, मेरे पास भी ये किताबें हैं रीजनल ज्योग्राफी की। लेकिन रीजनल ज्योग्राफी की किताब का यूज मैंने बहुत कम किया। हाँ, कुछ चीजें रटने वाली होती है, जैसे मान लीजिए जलवायु प्रदेश है या वहाँ की वेजिटेशन है, बहुत चीजें हमको नहीं मिल पाती हैं अदर जगहों पे। लेकिन रीजनल ज्योग्राफी को पढ़ने का सबसे बेस्ट जो तरीका होता है वो होता है आपका एटलस। ऑक्सफोर्ड एटलस अपने पास रखिए, और बुक को भी रखिए, जो भी आपकी बुक है इंग्लिश में या हिंदी में, उसको पढ़िए। लेकिन जो भी माउंटेन्स हैं, जो भी रिलीफ फीचर्स हैं, जो भी रिवर्स हैं, ये सारी चीजें आप अपनी एटलस से ही तैयार करिए, क्योंकि एटलस में ज्यादा अच्छे से ज्यादा क्लियर करके चीजें दी होती हैं। तो क्वेश्चन पे हम लोग बात कर रहे थे। तो क्वेश्चन सिंपल है रिलीफ फीचर के बारे में बताने के लिए। तो आप सबसे पहले लिखेंगे ऑस्ट्रेलिया पे एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, सिंपल सा 40 से 50 वर्ड का इंट्रोडक्शन। पार्ट वन में आप इतना पढ़े हुए हैं कि आप आसानी से ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं कि सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, सदर्न ओशन में आवासित एकमात्र ऐसा आवासित महाद्वीप है जो सदर्न ओशन में है, मकर रेखा इसके बीचों बीच से होके गुजरती है, और इसमें उच्चावच की दृष्टि से, ये सब चीजें मैंने आपको एक बार बताया भी था किसी और लेक्चर में भी, कि ये जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है इसको कभी भी किसी किताब से रटने की जरूरत नहीं है। उस टॉपिक के बारे में जो आप जानते हैं वो अपने से बता दीजिए। ये जो स्टार्टिंग में मैंने बताया ये तो बेसिक सी बातें हैं। इसके बाद आप अपने से बता सकते हैं कि इसका स्थिति और विस्तार भी आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि इसकी जो लोकेशन है वो पूर्वी गोलार्ध में है और दक्षिणी गोलार्ध में है। जो कि लोकेशन हम लोग देखे ही थे कि अगर हम लोग ग्रीनविच के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, अगर इक्वेटर के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। और रिलीफ फीचर की दृष्टि से बहुत ज्यादा विविधतापूर्ण है। ऐसा नहीं कि एक ही तरह का रिलीफ फीचर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अलग अलग तरह के रिलीफ फीचर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन। 50 वर्ड में बस आपको इतना इंट्रोडक्शन लिखना है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई रटने वाली चीज है। जो आप ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं, इसमें मैंने कोई भी नई चीज नहीं बताई है। तो जितना आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं उसी को यूज करते हुए, बस उसी को आपको शब्दों में अपने, जानते हैं आप लोग सभी चीजें हैं, बस उसको एक व्यवस्थित तरीके से क्रमबद्ध नहीं कर पाते हैं। तो बस जो भी चीजें जानते हैं उसी को व्यवस्थित कर दीजिए और आपका एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन इसका तैयार हो जाएगा। तो पहला काम तो आपका इंट्रोडक्शन का हो गया। अब हमको क्या करना है? अब हमको हेडलाइंस बनानी है जो इसके रिलीफ फीचर्स हैं। तो आप पहली हेडिंग बनाएंगे ईस्टर्न माउंटेनियस रीजन, जो इसका पूर्व का पर्वतीय प्रदेश है। बस ये हमारी पहली हेडिंग हो गई। अब इसके अंदर हम क्या क्या लिखेंगे इसको बस आप कहानी की तरह सुनिए और अपने शब्दों में नोट कर लीजिए। बुक में कभी कभी बहुत टफ लैंग्वेज लिखी होती है, लेकिन हमको इसमें किताब की जरूरत है ही नहीं। किताब की क्या जरूरत है? आपको सिर्फ इतना बताना है कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में हमें ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये पर्वतीय श्रृंखला हमको देखने को मिलती है। और यहाँ पे आप देख भी रहे हैं, यहाँ जो आपका केप यार्क, इसको केप यार्क प्रायद्वीप बोलते हैं, केप यार्क पेनिसुला, यहाँ से लेकर के लगभग ये बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया का जो दक्षिणी भाग है, जो एकदम दक्षिणी छोर कह सकते हैं, वहां तक, ये यहाँ पे बास जल संधि है, लगभग वहां तक इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। और नाम इसका क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज।
और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो यहाँ पे है, इस एरिया में, माउंट कोसियुस्को, ये इसकी लोकेशन है। और नाम स्पेलिंग आ रही होगी, नोट कर लीजिएगा, माउंट कोसियुस्को, जो कि लगभग 2228 मीटर इसकी हाइट है। ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ये बहुत ऊंची नहीं है, जैसे आप देख रहे हैं इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो 2228 मीटर की है, सबसे ऊंची। तो और इसकी जो एवरेज हाइट है वो लगभग 1000 मीटर के आसपास है। कहीं कहीं तो ये स्टार्टिंग में कहीं कहीं 600 मीटर की है, कहीं कहीं पे ये 1500 मीटर की है। तो एक एवरेज इसकी जो हाइट है इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की, जो कि केप यॉर्क से यहाँ लगभग बास स्ट्रेट तक फैली हुई है, ये है लगभग 1000 मीटर के आसपास। ठीक। और हाईएस्ट पीक 2228 मीटर की है। तो इससे एक चीज हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये काफी ओल्ड एक रेंज हमें देखने को लग रही है। और ओल्ड रेंज है, काफी ज्यादा यहाँ पे इसका अपर्दन हो चुका है, तभी ये घिस के अब लगभग अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। क्योंकि 2228 मीटर की, जैसे अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडिया में जो हम लोगों का ये सतपुड़ा है या अपना विंध्य रेंज है या उधर की जो भी छोटा नागपुर पठार की जो पीक्स हैं, वो सब जो पीक्स हैं वो सब की हाइट 2000 3000, या साउथ की कुछ पीक्स हैं वो सब इस हाइट की हमको देखने को मिलती हैं, 2000 मीटर 3000 मीटर। तो इस लिहाज से ये हमको यहाँ पे एक पॉइंट और इससे क्लियर होगा कि ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा ये बाधक नहीं है। जैसे कि जब हम लोग यूएसए पढ़ते हैं तो यूएसए में उसके हमको ईस्ट में तो रॉकी देखने को मिलता है, सॉरी उसके वेस्ट में तो हमको रॉकी देखने को मिलता है, वेस्ट में, गलती से मैंने ईस्ट बोल दिया। ईस्ट में पार्ट में यूएस के हमको अपलेशन देखने को मिलता है। तो अपलेशन की हाइट भी इसी तरीके से बहुत कम है। तो वो भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज के लिए और कार्यों के लिए बहुत ज्यादा वो अवरोध नहीं उत्पन्न करता। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि ये एक प्रकार का बैरियर का काम नहीं करता है, क्योंकि इसकी हाइट काफी कम हो चुकी है और ये बहुत ज्यादा ये एक प्रकार से एक अवशिष्ट पर्वत के फॉर्म में है। और ये यहाँ पे आके खत्म नहीं हो जाता है। ये जो यहाँ पे तो जलीय क्षेत्र आ गया है बीच में, यहाँ पर भी इसका पार्ट है। और यहाँ पे एक पीक है जिसको हम लोग बोलते हैं माउंट ओसा, छोटी सी पीक है, बहुत ऊंची नहीं है, 1617 मीटर की पीक है सिर्फ। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ये केवल ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, मतलब ऑस्ट्रेलिया के मेनलैंड पर भी है और इसका छिटपुट अंश हमको यहाँ पे तस्मानिया में भी देखने को मिल जाता है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमको देखने को मिलते हैं वर्ल्ड में, जहाँ पे कोई रेंज आ रही है, बीच में वाटर बॉडी आ गई, फिर उसके बाद फिर से वो रेंज शुरू हो गई। जैसे कि अपना जो इधर का माउंटेन एरिया है नॉर्थ ईस्ट का, जो हिमालय घूम गया है, तो वो भी ऐसा माना जाता है ना कि जो हमारा अंडमान है निकोबार है वो भी हिमालय का ही पार्ट है, उसी का एक अवशिष्ट पार्ट है। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं, बहुत सारे विद्वान ऐसा मानते हैं। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमको देखने को मिलेंगे कि कोई रेंज आ रही है, बीच में वाटर बॉडी आ गई, देन फिर वो रेंज आगे हमको देखने को मिल जाती है। तो कुछ वैसा ही केस यहाँ पर भी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के लिए भी है। तो ये तो बात हो गई ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पे, और यही इसका है ईस्टर्न माउंटेनियस रीजन। और मुझे लगता है कि इतनी चर्चा हो गई है इस रेंज के बारे में कि अब आप इस पे आसानी से 40 से 50 वर्ड लिख सकते हैं। और अब बात आती है सेकंड हेडिंग की, वेस्टर्न डिजर्ट रीजन। ये वेस्टर्न डिजर्ट रीजन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया में जो इसका पश्चिम का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मरुस्थल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और इसकी विशेषताओं को भी देखेंगे। डिजर्ट के फॉर्मेशन को समझने से पहले एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो ऑस्ट्रेलिया का डिजर्ट है वो उसके फॉर्मेशन में जो हमारी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी धारा है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन कोल्ड करंट, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और गलती से मैंने वहाँ पे ईस्ट ऑस्ट्रेलियन कोल्ड करंट बोल दिया है, जबकि ईस्ट ऑस्ट्रेलिया की जो कोल्ड करंट है वो गर्म होती है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा और बाकी बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, ये पॉइंट आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि जो यहाँ पे डिजर्ट है उसका विकास कैसे हुआ, क्यों वहाँ पे
डिजर्ट हमें देखने को मिलते हैं। बहुत तरह तरह की थ्योरीज हैं, तरह तरह की बातें हैं, तो सभी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो इस पे फैक्टर है वो है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी धारा, क्योंकि हमको पता है कि अगर इधर से कहीं कोई कोल्ड करंट का फ्लो होता है तो वहां पे जो है डिजर्ट हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि इवेपोरेशन नहीं हो पाता, रेनफॉल नहीं हो पाती, और इसलिए डिजर्ट का डेवलपमेंट होता है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, और हमेशा डिजर्ट के डेवलपमेंट के लिए कोल्ड करंट को एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है, और ये इम्पोर्टेंट भी है, सही भी है। इसी तरीके से हमारा बहुत सारे डिजर्ट्स हैं जो इस फैक्टर से बने हुए हैं, लेकिन सिर्फ यही एक फैक्टर नहीं है, और भी फैक्टर्स हैं। जैसे कि जो हवाएं आती हैं, होता क्या है, अगर हम एक चीज ध्यान से देखें तो ऑस्ट्रेलिया में बड़े बड़े शहर हमको कोस्टल एरिया में ही देखने को मिलते हैं। तो जब हवाएं आती हैं तो हवाएं यहाँ से टकराती हैं इस रेंज से, और इस कोस्टल एरिया में रेनफॉल हो जाती है। पूरी की पूरी वर्षा इस कोस्टल एरिया में हो जाती है, और धीरे धीरे जब हम पश्चिम की ओर जाते हैं तो रेनफॉल कम होती जाती है, और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते रेनफॉल बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर डिजर्ट डेवलप हो जाते हैं। तो एक तो ये भी रीजन है, और एक ये भी रीजन है। तो अगर आपको कहीं लॉन्ग लिखना हो तो इस पॉइंट को तो आप जरूर बताएं, क्योंकि यहाँ पे ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है जो कि कोल्ड करंट है और इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और जो ये वाला मैंने अभी बताया ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जो हम लोगों का, हालांकि बात हम लोग ऑस्ट्रेलिया की कर रहे हैं, लेकिन अगर इंडिया को यहाँ पे इमेजिन करें थोड़ा सा, तो इंडिया में भी तो यही होता है कि इंडिया में जो हमारा कोलकाता है, बिहार है, इधर से जब हवाएं आती हैं तो कोलकाता में वर्षा होगी, मतलब पश्चिम बंगाल में होगी, देन बिहार में और कम होगी, यूपी में और कम होगी, यूपी में भी, ईस्ट यूपी में थोड़ी अच्छी खासी होती है, बीच के यूपी में थोड़ी सी कम होगी, और वेस्ट यूपी जाते जाते रेनफॉल बहुत कम हो जाती है। देन वेस्ट यूपी के बाद वहीं से बॉर्डर लगता है हरियाणा का, राजस्थान का, और दिल्ली पड़ता है। तो उधर जाते जाते रेनफॉल कम होती जाती है। तो यहाँ पे हमें क्या प्रवृत्ति देखने को मिल रही है कि जैसे ही हम नॉर्थ इंडिया में वेस्ट बंगाल से दिल्ली की ओर जा रहे हैं, या वेस्ट बंगाल से हरियाणा की ओर जा रहे हैं, या इसको अगर हम लोग दिशा के आधार पे कहें तो हम लोग ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रहे हैं, तो रेनफॉल कम होती जा रही है, क्योंकि वर्षा होती जा रही है। और जब बादल वर्षा करते जा रहे हैं तो वर्षा की कमी होती जा रही है। तो लगभग ऑलमोस्ट वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि जब पूरी की पूरी वर्षा इसी रीजन में हो गई तो इधर धीरे धीरे वेस्ट की ओर रेनफॉल हमें कम देखने को मिलती है। तो ये यहाँ पे डिजर्ट बनने के पीछे इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। और ये पूरा का पूरा जो डिजर्ट एरिया है हमारा, इसमें इस जगह जगह पे, जैसे एक तो इसको हम लोग जनरली बोलते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का डिजर्ट, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का डिजर्ट पूरा, लेकिन जगह जगह पे इस डिजर्ट के नाम रखे गए हैं। तो उस नाम को बस आप लोग नोट कर लीजिए, और उसको थोड़ा सा रटने वाली चीज है, लेकिन उसको लेके बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये डिजर्ट कहाँ पे है। तो उसको मैं ये क्लियर कर दूं कि पूरा डिजर्ट एक ही है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का डिजर्ट, बस इसके नाम अलग अलग स्थान पे अलग अलग हैं। जैसे यहाँ पे ये है ग्रेट सैंडी डिजर्ट, जो कि मैंने जी से लिखा हुआ है। इसके नीचे फिर जी लिखा हुआ है, इसका नाम है गिब्सन डिजर्ट। इसका नाम है ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट, ठीक है। ये टी लिखा है, इसका नाम है तनामी डिजर्ट। यहाँ एस लिखा है, इसका नाम है सिम्पसन डिजर्ट। यहाँ पे एस लिखा है, इसका नाम है स्टुअर्ट स्टोनी डिजर्ट, ठीक है। तो ये जितने मैंने नाम बताए, तनामी, सिम्पसन, स्टुअर्ट स्टोनी, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, और यहाँ पे है ग्रेट विक्टोरिया। एक बार फिर से सुन लीजिए, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, GIBSON, ग्रेट विक्टोरिया, तनामी, सिम्पसन, और स्टुअर्ट स्टुअर्ट स्टोनी डिजर्ट। तो ये जो कुछ टर्म्स हैं इसको नोट कर लीजिए और इसको रट लीजिएगा। ये पूरे के पूरा जो डिजर्ट एरिया है, अलग अलग स्थान पे उसका नाम रख दिया गया है। जैसे कि जब मान लीजिए आप कभी किसी डिजर्ट एरिया में जाएंगे तो उसमें होगा ना कि भाई ये स्थान है, इस स्थान का ये नाम है, तो वही चीज यहाँ पे है, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है ये। इसको हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये वेस्ट ऑस्ट्रेलिया का डिजर्ट है सिर्फ, बहुत
पूरा इतना बड़ा ऑस्ट्रेलिया का समझ लीजिए, इतना बड़ा हिस्सा डिजर्ट ही डिजर्ट है केवल। और इस पूरे ऑस्ट्रेलिया में इधर कालगुल्ली कुलगाड़ी मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, और यहाँ पे पर्थ है। यही दो ऐसे स्थान है, यही तीन ऐसे स्थान है जो थोड़ा फेमस है, बाकी पूरा का पूरा डिजर्ट एरिया ही है यहाँ पे। ये हो गया। और इस डिजर्ट में कहीं कहीं पे हमको पठारी क्षेत्र भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये हमारा अर्धलैंड का प्लेटो है, इधर किम्बरले प्लेटो है। जब हम लोग खनिज पढ़ेंगे तो वहां पे ये सब भी आएगा कि यहाँ पे बहुत सारे हमें मिनरल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमको मैकडोनल रेंज है, यहाँ पे मस्ग्रेव रेंज है। मैकडोनल रेंज और मस्ग्रेव रेंज की हाईएस्ट पीक्स स्क्रीन पे आ रही हैं, नोट कर लीजिए। और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जैसे माउंट कोसियुस्को को रटे थे वैसे इसको भी रट लीजिएगा। लेकिन कोसियुस्को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पूरे ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। ये अगर याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ मैंने बताया मैकडोनल रेंज एंड मस्ग्रेव रेंज, अर्नहेम एंड किम्बरले प्लेटो, बार्कले टेबल लैंड। ये सब क्या है कि ये डिजर्ट है। डिजर्ट में अलग अलग जगह पे कहीं कहीं पे पठारी क्षेत्र भी हैं, तो उन पठारी क्षेत्रों का बस नाम रख दिया गया है, बस इतनी सी चीज है। कुछ रेंजेस यहाँ पर भी हैं, जैसे कि हैमर्सले रेंज और केन्नाब रेंज। कुछ दिन छोटी छोटी यहाँ पे ही है, यहाँ पर भी है, जैसे हर्शल रेंज, वी से विक्टोरिया रेंज, और यहाँ पर लास्ट में डी से डार्लिंग रेंज, और ये एस से स्टर्लिंग रेंज। इसलिए मैंने सिर्फ इसके कैपिटल लेटर्स ही लिखे हैं। और कुछ रेंजेस छोटी छोटी यहाँ पर भी हैं, एफ से फ्लिंटर्स रेंज, आर से माउंट रिमार्केबल, और एल से माउंट लॉफ्टी रेंज, और एक रेंज यहाँ पे है ग्रेगोरी रेंज। ठीक, तो थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन रीजनल ज्योग्राफी में अगर आप इतनी चीजें अपने आंसर में ऐड करेंगे तो इतनी नहीं भी कर पाएंगे, तो जितना याद हो सके आपको आसानी से, तो आपकी जो, अगर ऐसा मैप आपने बना दिया और इन रेंजेस को ऐड कर दिया, तो जो भी आपकी कॉपी चेक करेगा उसको लगेगा कि हाँ आपने अच्छे से मेहनत की है, मैपिंग आपने स्ट्रॉन्ग की है अपनी। ज्यादा कुछ नहीं है, मैकडोनल और मस्ग्रेव तो बहुत फेमस है। तीन रेंज यहाँ पे हैं, तीन यहाँ पे हैं, दो यहाँ पे। अब हम लोग अपनी थर्ड वाली हेडिंग पे चलते हैं, बेसिन एरियाज। बेसिन का मतलब सिंपल होता है ऐसे एरियाज जो थोड़े से उठे हुए एरियाज से नीचे होते हैं। तो इधर हम लोग का पूरा बेसिन एरिया है। इसको हम लोग जनरली तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इधर कारपेंटेरिया का बेसिन एरिया है, ये रीजन पूरा, और उधर यहाँ पे आयर झील है इस रीजन में, तो वहाँ पे आयर बेसिन है। और उसके नीचे जो है इस रीजन में मरे डार्लिंग बेसिन है। बेसिन का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, सिंपल सी बात है, यहाँ डिजर्ट और प्लेटो एरियाज हैं, ठीक है। इधर माउंटेन है, तो इस माउंटेन ये भी ऊंचा होगा, ये भी थोड़ा हाइट इसकी भी होगी, तो इन दो उठे हुए भागों के बीच में एक थोड़ा धंसा हुआ पार्ट है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बेसिन एरिया, जो कि जनरली तीन है हमारे। इधर कारपेंटेरिया का बेसिन एरिया सबसे ऊपर, यहाँ आयर झील है, बहुत सारी नदियां आयर झील में गिरती हैं, जब हम लोग रिवर्स पढ़ेंगे तो वहां पे इस चीज को देखेंगे। और उसके बाद थर्ड है हमारा, जो यहाँ पे मरे और डार्लिंग नदी है, वो मरे डार्लिंग नदी के बारे में भी जब हम लोग ड्रेनेज पढ़ेंगे तो डिटेल में बात करेंगे। तो उसका जो पूरा बेसिन एरिया है, डाउन्स प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट, वो पूरा रीजन ये भी बेसिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बेसिन एरिया होता है ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ पे आर्टीजियन बेसिन बहुत ही फेमस है। अब आर्टीजियन बेसिन के कॉन्सेप्ट से वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो और उस चीज़ को आपको अपने आंसर में ऐड भी नहीं करना है, क्योंकि वो एक अलग चीज़ है। किसी दिन मैं छोटी सी वीडियो बना के जो आर्टीजियन बेसिन का कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि आर्टीजियन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में बहुत फेमस है, तो उसको हम वहाँ पे बता देंगे। तो बेसिन में बस आपको जनरली इतना ही बताना है, और जब हम लोग ड्रेनेज पढ़ लेंगे तो इस बेसिन्स के बारे में, जैसे मरे डार्लिंग बेसिन हो गया, आयर बेसिन हो गया, इनके बारे में आपको और डिटेल में नॉलेज हो जाएगी। तो ये हो गया इसका बेसिन वाला हिस्सा, जो इस उठे हुए भाग और इस थोड़े से उठे भाग के बीच में एक धंसा सा हिस्सा हमें देखने को मिलता है। कारपेंटेरिया बेसिन का हिस्सा, इधर आयर बेसिन का हिस्सा, और इधर नीचे जहां मरे डार्लिंग नदी है, इसका जो पूरा बेसिन वाला इलाका है। और लास्ट में जो हमारी लास्ट हेडिंग है वो है कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स अगर आप ध्यान से देखें तो जो भी
ऑस्ट्रेलिया जो कि चारों ओर जलीय भाग से घिरा हुआ है। कोरल सी, तस्मान सी, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट, इधर तिमोर सी, इधर अराफुरा सी, इधर गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया, इधर गल्फ ऑफ जोसेफ बोनापार्टे। तो चारों ओर जलीय क्षेत्र है। तो उस जलीय क्षेत्र के पास निश्चित रूप से तटीय क्षेत्र तो होगा ही। कोस्टल प्लेन्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है आपका नुल्लार बार प्लेन्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत ही चौड़े प्लेन्स हैं, चौड़े मैदान है, वाइड है ये। और अगर फिगर को हम ध्यान से देखें तो जो वेस्ट का यहाँ पे कोस्टल प्लेन है ये काफी सकरा है। इधर का भी उतना सकरा तो नहीं है बट फिर भी है। ऊपर के जो कोस्टल प्लेन्स हैं वो भी वाइड हैं। और जो इधर साउथ का जो नुलार बार प्लेन है, जो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट के तटीय क्षेत्र में है, ये काफी ज्यादा वाइड इसको इन सब की अपेक्षा माना जाता है बाकी जो अदर प्लेन एरियाज हैं। तो प्लेन एरिया में कोस्टल प्लेन्स में बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। सिंपल सा आसानी से आप 50 वर्ड का इस पे आप मैटर लिख सकते हैं कि आप सिंपल सी बात है, अगर तटीय क्षेत्र कोस्टल एरिया तभी होंगे जब चारों ओर यहाँ पे जलीय क्षेत्र होगा, जो कि है हम जानते हैं। और अलग अलग एरिया पे अलग अलग तरह के प्लेन्स हैं, जैसे कि ये नुल्लार बार वाला प्लेन है साउथ में, ये काफी वाइड है। इधर वेस्ट का, इधर ईस्ट वाले प्लेन उतने वाइड नहीं है। नॉर्थ का जो कार्पेंटेरिया बेसिन के इधर का जो प्लेन एरिया है ये काफी वाइड है। तो कोस्टल प्लेन्स में हमको जनरली इतना ही बताना है। तो ये आपकी 4 हेडिंग्स हो गई। जब भी इस पे लॉन्ग आंसर आएगा तो आपको ये टारगेट बनाना है कि हमको हर हेडिंग पे कम से कम 50 वर्ड्स लिखने हैं, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होता है। जितनी बातें मैंने बताई हो सकता है उतनी आप ना ऐड कर पाए, लेकिन उसमें से थोड़ा थोड़ा भी ऐड कर लेंगे और अपने शब्दों में लिख लेंगे। बाकी बुक्स तो आप लोग पढ़ेंगे ही, बुक में आपको बहुत चीजें मिलेंगी। तो ये बस मेरा ये प्रयास था कि एक स्टोरी के रूप में आप पूरे रिलीफ फीचर्स को जान जाएं। तो 50 वर्ड्स अगर आप ईच पे लिखते हैं तो आसानी से आपका 200 वर्ड्स हो जाएंगे इससे। इसके बाद इसके अलावा आप 50 वर्ड्स का एक इंट्रोडक्शन भी लिखेंगे, तो 250। और मैं 50 वर्ड्स और ऐड कर ले रहा हूँ। मान लीजिए आप किसी हेडिंग में आपने और कुछ लिख दिया, तो आपका आसानी से 300 प्लस वर्ड्स का एक लॉन्ग आंसर तैयार हो जाएगा। प्लस आप एक फिगर बनाएंगे, इस तरह का फिगर। और कलर शेड कर सकते हैं, या स्केच कलर तो नहीं यूज कर पाएंगे एग्जाम में, लेकिन पेंसिल कलर या जो क्रेयॉन्स वाले कलर आते हैं उसको आप यूज भी कर सकते हैं। तो उससे आपका जो फिगर होगा वो बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगा। और मैं भी एग्जाम में कलर्स यूज करता हूँ, जितना भी समय होता है, थोड़ा समय होता है तो फिर भी जल्दी में कलर यूज हम करते हैं, क्योंकि सिर्फ पेंसिल से फिगर उतना अट्रैक्टिव नहीं हो पाता। तो कलर रखे रहा करिए। अगर बाई चांस 5 मिनट भी समय मिल गया तो आप क्रेयॉन्स वाले कलर से जल्दी से फिगर को अपना अट्रैक्टिव बना सकते हैं। पेंसिल कलर्स उतना फास्ट नहीं चलते, बट क्रेयॉन्स वाले जो कलर होते हैं वो बहुत फास्ट, आपका 5 से 6 मिनट में अगर इस तरह का फिगर है और आपको 5 मिनट मिल गए तो आप जल्दी से उसको कलर कर सकते हैं। और एग्जाम में जैसे यहाँ पे तो फिगर बिल्कुल क्लियर है, लेकिन एग्जाम में थोड़ा बहुत अगर कहीं आपकी राइटिंग गड़बड़ हो गई या फिगर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो चलता है, उतना उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टीचर को भी पता है कि एग्जाम में समय कम होता है एग्जाम के लिए, जो आंसर है उसको लिखने के लिए। और एग्जाम में आधे घंटे में इस तरह का अगर आपको आंसर लिखना है तो 25 मिनट्स में आप अपना लिखने का काम कर लीजिए, 5 मिनट 6 मिनट में फिगर ड्रॉ कर लीजिए। तो 30 to 35 मिनट में इसका आप रिलीफ पे अगर एक आंसर आता है तो आप कंप्लीट आंसर 30 to 35 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। हेडिंग भी हम लोगों ने देख लिया, कैसे आंसर लिखना है ये भी देख लिया, और सभी फीचर्स की भी हम लोगों ने डिटेल में स्टडी कर ली। अब हम लोग जो इम्पोर्टेंट हम लोगों ने फीचर्स पढ़े उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया को देखकर ही लग रहा है कि इसका जो पश्चिमी वाला इलाका है वो बिल्कुल डिजर्ट है, रेगिस्तान है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। जैसे जैसे हम लोग पश्चिम से पूर्व की ओर आते हैं ऑस्ट्रेलिया में, वैसे वैसे थोड़ा सा पहले डिजर्ट कम होता है, अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र आता है, और फिर ईस्ट में स्पेशली कोस्टल एरियाज़ में हमको काफ़ी ग्रीनरी, काफ़ी हरे भरे क्षेत्र देखने को मिल रहे हैं। पूरा का पूरा जो ऑस्ट्रेलिया है उसमें अगर हम हरियाली देखें तो मेनली हमको जो इसके कोस्टल रीजन है वहीं देखने को मिलती है। ये क्वींसलैंड रीजन हमारा, और यहाँ पे ये हमारी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, जिसको मैंने बताया था कि इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट कोसियुस्को, जबकि अभी हम लोग उसको देखेंगे आगे। और
इस रीजन में ग्रेट आर्टिजियन बेसिन है, लेक्स हैं और ये पूरा आपका डिजर्ट एरिया। और इस डिजर्ट एरिया के अलग अलग जगह अलग अलग नाम है जो कि मैंने बताए। ग्रेट सैंडी डिजर्ट, गिब्सन डिजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट, ये इसके अलग अलग स्थान पे इसका अलग अलग नामकरण किया गया है। तो ये ऑस्ट्रेलिया का एक रिलीफ फीचर से रिलेटेड मैप। और अब हम लोग देख रहे हैं माउंट कोसियुस्को को। माउंट कोसियुस्को सबसे ऊंची चोटी है ऑस्ट्रेलिया की, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर है ये। और जो हमारा बिल्कुल साउथ वाला पार्ट है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का, वहाँ पे ये स्थित है। और हाइट इसकी बहुत ही कम है, 2228 मीटर इसकी हाइट है, ज़्यादा हाइट नहीं है इसकी। यहीं पे कोसियुस्को नेशनल पार्क भी है। तो इसकी अगर आप लोकेशन देखें तो जहाँ पे हमारा क्वींसलैंड के नीचे न्यू साउथ वेल्स है, विक्टोरिया है, तो उसी रीजन में हमको ये देखने को है। ऊपर क्वींसलैंड है, नीचे न्यू साउथ वेल्स है और सबसे नीचे हमारा विक्टोरिया प्रोविंस है। तो विक्टोरिया जो है हमारा, वहाँ पर ही कोसियुस्को की लोकेशन हमको देखने को मिलती है। तो इस प्रकार दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के रिलीफ वाले चैप्टर में इतना ही। रिलीफ को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा। अगर अभी भी कोई प्रश्न है आपके रिलीफ से रिलेटेड तो आगे हम लोग उस पर बात कर लेंगे, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और अगला जो लेक्चर आएगा, अभी इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगे। एक तो आएगा ड्रेनेज पे और एक आएगा आर्टिजियन बेसिन पे, डिटेल में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।